हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक ऑडिट का थर्ड पार्ट। ये जो वीडियो होगा ये बैंक मतलब ये जो वीडियो होगा ये बेस्ड अपन मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है उसके ऊपर होगा, ठीक है। और मेरा हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी चैप्टर 10 और चैप्टर 11 चैप्टर 5 बहुत सारे चैप्टर्स का ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल है उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया गया है। सारे का आपका हैंड रिटन नोट्स प्रॉपरली मिल जाएगा। आप कुछ भी जाके वो आप पढ़ सकते हो, वो एकदम फ्री है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एडवांसेस है ना, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि इधर ना दो तरीके के एडवांसेस है, ठीक है। एक है सेक्टर वाइज, एक है सिक्योरिटी वाइज। सेक्टर वाइज मतलब क्या, आरबीआई ने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू करके रखा है कि कुछ कुछ सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया और भी रिटेल हो गया, एमएसएमई हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारे, ठीक है। रिटेल में बहुत कुछ आता है, एमएसएमई, एजुकेशनल, हाउसिंग। एजुकेशनल और हाउसिंग मेनली पीएसएल में आता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग। ये आप जानोगे आप। जैसे कि आरबीआई इशूज कॉमन गाइडलाइन फॉर लेंडिंग टू प्राइवेटी सेक्टर विच बैंक रिक्वेस्ट टू फॉलो, ठीक है। मतलब वो गाइडलाइन इशू करता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस होगा कि नहीं होगा, कि अगर होगा तो कितना होगा, ये सारे लेके, ठीक है। सिक्योरिटी वाइज ये है मेनली दो तरीके का। वो नेचर ऑफ सिक्योरिटी मैं बाद में आऊंगा। सिक्योरिटी वाइज क्या बोलता है कि बैंक ऑब्वियसली आप किसी को लोन दे रहे हो तो बैंक भी कुछ तो एक सिक्योरिटी चाहिए होगा ना, कि उसका जैसे आप 1 करोड़ या पे 50 लाख का लोन ले, तो उसको भी तो एक सिक्योरिटी चाहिए होगा ना, कि वो जो लोन है मेरा प्रॉपरली रीपे हो। तो बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी मांगता है। बैंक सिक्योरिटी और कोलेटरल व्हाइल लेंडिंग टू एश्योर दैट द बोरोवर विल रिटर्न द मनी, ठीक है, इन ए प्रेस्क्राइब टाइम। एल्स बैंक उसको सेल कर सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी कैसे हो सकता है, या तो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर हो सकता है कि भाई दूसरा कोई बंदा आपके होकर सिक्योरिटी दे दिया कि हाँ अगर ये नहीं पे करेगा तो हम पे करेंगे। तो फिर क्या है कि गुड स्टॉक डेटर्स ये सारे हो गए। फिर क्या है कि आप गोल्ड भी रख सकते हो। फिर आप शेयर्स को भी गिरवी रख के आप ले सकते हो लोन्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइक आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो हो जाएगा। टाइप्स में क्या है, फंडेड लोन, मतलब मेनली मैं बोल रहा हूँ फंडेड मतलब क्या है, जिसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड हो रहा है, ठीक है। लाइक आप किसी को एक्चुअली आप पैसा दे रहे, जैसे कोई भी लोन आप एक्चुअली उसको पैसा दे रहे, ठीक है। अगर नॉन फंडेड फैसिलिटी मतलब क्या, बैंक क्या कर रहा है कि बैंक बोल रहा है कि अगर ये बंदा पैसा नहीं दे पाया तब मैं दे दूंगा, मतलब बैंक गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो ये है कि अगर ये बंदा पैसा नहीं दे पाया तो मैं दे दूंगा। तो व्हेन देयर इज एन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड तो फंडेड लोन, अगर नहीं है तो नॉन फंडेड फैसिलिटी। हाँ, ये जो सिक्योरिटी है इसके दो नेचर है, मैं बोला था। ये एक है प्राइमरी, एक है कोलेटरल। एक है प्राइमरी, एक है कोलेटरल। क्या क्या है, इट रेफर्स टू सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस और द वन अगेंस्ट क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। दिस सिक्योरिटी इज प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस। मतलब क्या, सोचो कि एक हाउसिंग, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हाउसिंग लोन में जो हाउस होता है ना, जो आप खरीदते हो वो मॉर्गेज हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बैंक का एक राइट हो जाता है कि अगर आप पैसा नहीं दे पाए वो नीलाम कर सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब आपका जो सिक्योरिटी उसके ऊपर और एक सिक्योरिटी, जैसे कि आप सोचो कि आप लोन लियो 20 लाख का, आपका हाउस है 20 लाख का, ठीक है। ये जस्ट सपोज, लेकिन बैंक को लगता है कि और ज्यादा आपका सिक्योरिटी लेना चाहिए, तो आपसे बोल रहे 1-2 लाख का आप कोई भी सिक्योरिटी दे दो, या फिर पर्सनल गारंटी दे दो किसी दूसरे बंदे का, या फिर लोन दे दो ऐसा, लोन मतलब गोल्ड दे दो ऐसा, ठीक है। ऐसा हो सकता है। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी मेनली 6 तरीके के होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी क्रिएशन, जिसमें मतलब वन ऑफ द मेन है मॉर्गेज। फिर भी सारे सारे मतलब एग्जाम के पर्पज से आप सारे चीजें पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा फंबल हो रहा है, थोड़ा मतलब बहुत दिन बाद मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मॉर्गेज क्या है, मतलब बहुत तरीके के मॉर्गेज होते हैं, लेकिन उसमें मेन है रजिस्टर्ड मॉर्गेज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या है, ये मॉर्गेज डीड से रजिस्टर होता है कि भाई एक मॉर्गेज डीड होता है, उसमें आपको साइन करना होता है, फिर फिलअप करना, बहुत सी चीजें होता है, तो वो क्या है, वो रजिस्टर हो गया इंस्ट्रूमेंट। और क्या है, इक्विटेबल, इसमें क्या है कि आप जस्ट टाइटल डीड, मतलब जो सेल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, वो आप दे दो तो आपका मॉर्गेज हो जाएगा।
या फिर कोई भी टाइटल का डॉक्यूमेंट हुआ, मतलब डीड ऑफ कन्वेंस, मतलब बहुत सारी चीज होता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट दो जो आपको प्रूफ करता है कि ये आपका राइट है, ये हाउस के ऊपर या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसी हिसाब से आपका मॉर्गेज हो जाता है। प्लीज प्लीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसको बोलने का कोई जरूरत नहीं। इट इन्वॉल्व्स पेमेंट बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बोरोअर टू बैंक विद द इंटेंशन टू क्रिएट चार्ज। ठीक है। हाइपोथिकेशन मतलब कोई भी स्टॉक या फिर डेटा ये सब हो ना, इट इज अ क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल चार्ज इन फेवर ऑफ लेंडिंग में बाय एग्जीक्यूटिंग हाइपोथिकेशन। मतलब हाइपोथिकेशन जो एग्रीमेंट है उसको एग्जीक्यूट करके जो चार्जेस क्रिएट करा जाता है उसी को हाइपोथिकेशन चार्जेस बोलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटीज, जैसे कि डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारे। असाइनमेंट मतलब क्या, आप कोई भी राइट को मतलब या फिर फ्यूचर डेट को आप दूसरे किसी बंदे को आप दे दो। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग फ्यूचर डेट राइट या फिर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ए पर्सन टू अनदर पर्सन। ओनली एक्शनेबल क्लेम सच एज बैड डेट्स एंड लाइफ, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कौन कौन सा एक्शनेबल क्लेम्स असाइनमेंट में बैंक ले सकता है? ओनली एक्शनेबल क्लेम्स सच एज बैड डेट्स एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एक्सेप्टेड बाय बैंक। ठीक है। सेट ऑफ मतलब क्या, इट इज ए स्टैचू, मतलब ये मेरे को मतलब बोलने का भी कोई जरूरत नहीं है। इट इज ए स्टैचूटरी राइट ऑफ ए क्रेडिटर टू एडजस्ट, ठीक है, होली और पार्टली टू द डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स। मतलब क्या, किसी भी डेटर्स का अगर डेबिट बैलेंस हुआ अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस, अगर कोई भी अनदर डेटर हुआ, अनदर मतलब उसी डेटर का अनदर अकाउंट हुआ, तो आप सेटअप कर सकते हो। वो तो ऑब्वियसली आपके कोई भी बैंक में, आपका कोई भी ब्रांच में अगर 500 रुपया माइनस में है, लाइक आप ज़्यादा खर्चा कर दियो, आप अगर दूसरे ब्रांच का कोई भी अकाउंट में अगर 1000 रुपया है तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, ये तो ठीक है। ये तो और लियन भी मतलब आप जानते ही होंगे कि इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज कंसेंट ऑफ द ओनर, जो कि लेंडर को राइट देता है कि आपका प्रॉपर्टी मतलब वो उसको एसेट को सेल करके, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट में लियन रखते हैं, लाइक आप अगर पैसा नहीं दे पाओ तो आपका फिक्स डिपॉजिट बैंक अपना पैसा ले सकता है उसके, ठीक है, वो उसको तोड़ के पैसा ले सकता है। ठीक है। तो ये मतलब ये पता है, ये जो पेज है ना, ये उतना भी कुछ खास नहीं है। आप इसमें क्या है कि आप मेनली ये वाला कि कितने तरीके के सिक्योरिटीज होते हैं, मतलब एग्जांपल्स क्या क्या है, और ये जो मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। मतलब एज सच उतना भी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे कि इसमें मेन क्या था कि मॉर्गेज दो तरीके के, रजिस्टर्ड इक्विटेबल। रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड मॉर्गेज जिससे आपका रजिस्टर होता है, और इक्विटेबल में मेरी डिलीवरी ऑफ टाइटल्स डीड हो जाता है। तो अगर टाइटल डीड ही आप दे के आ जाओ तो आपका मॉर्गेज हो जाएगा। प्लीज मेरे को बोलने का भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बहुत बार। हाइपोथिकेशन मतलब क्या कि आप मूवेबल सिक्योरिटी को हाइपोथिकेट कर दे रहे हो कि उसके अगेंस्ट में आप चार्ज क्रिएट कर दे रहे हो। ठीक है। असाइनमेंट मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग डेट या फिर फ्यूचर डेट बाय राइट या फिर प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को। ठीक है। और बैड डेट्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक एक्सेप्ट करता है। सेट ऑफ बोलने का भी आप हर बार करते आ रहे हो, और लिए। ठीक है। हाँ, ये जो पेज है ये लाइक इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें आपको फोकस करना जरूरी है। सॉरी। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल लॉ। आरबीआई अपना एक नॉर्म निकाला है, उसके हिसाब से एडवांसेस को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है। एक है एनपीए, एक है आउट ऑफ ऑर्डर, एक है ओवरड्यू, एक है अकाउंट रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट, और गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस। एक एक करके हम लोग समझते हैं। हाँ, एनपीए। एनपीए क्या होता है, जब भी वो इनकम देना बंद कर देता है। ठीक है। एक मोटा मोटी अगर आप देखने जाओ कि ऐसे सीजेस टू जनरेट इनकम खत्म, तो एनपीए हो गया। अभी ये कभी होता है, टर्म लोन के केस में। टर्म लोन मतलब जो भी एक
टर्म के, एक निर्धारित टर्म के हिसाब से चल रहा है। टर्म लोन मतलब क्या कि या तो इंटरेस्ट या फिर उसका इंस्टॉलमेंट मतलब ईएमआई, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, या तो इंटरेस्ट या फिर उसका प्रिंसिपल मतलब इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू मतलब जो टाइम पे पेमेंट नहीं, कोई भी चीज अगर टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ तो वो ओवरड्यू। एनी अमाउंट ड्यू इफ नॉट पेड विद इन ड्यू डेट अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी, एनी मतलब वो सीसी हो, टर्म लोन हो, बिल मतलब कोई भी हो, अगर वो नहीं हुआ प्रॉपरली या फिर बिल्स हो, अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं हुआ तो वो ओवरड्यू है। ठीक है। टर्म लोन में क्या है, इंटरेस्ट एंड या फिर और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। सही है। मतलब अगर टर्म लोन के केस पे अगर वो भी इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओवरड्यू रहा मोर देन 90 डेज। ठीक है। सीसीओडी में क्या है, सीसी मतलब कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, ये आपको मतलब अगर नहीं भी जानो तब भी कोई इशू नहीं है। इसमें क्या होगा कि अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर आप बाद में पढ़ोगे कि या तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन हो या फिर ट्रांजेक्शन हो तो डेबिट बैलेंस मतलब ज़्यादा हो ऐसा। ठीक है। या फिर सैंक्शन लिमिट मतलब जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट या फिर ड्राइंग पावर से ज़्यादा, वो आप पढ़ोगे। बिल्स परचेज या फिर डिस्काउंट, इसमें द बिल्स रिमेन्स ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ, अगर बिल टर्म लोन और बिल्स परचेज एंड इसमें दोनों सेम ही है कि अगर वो ओवरड्यू हुआ मोर देन 90 डेज। ठीक है। एनपीए में क्या है कि टर्म लोन और बिल्स परचेज में अगर वो ओवरड्यू रहा मोर देन 90 डेज। ठीक है। सीसीओडी में आउट ऑफ ऑर्डर, अभी आउट ऑफ ऑर्डर क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर एक लोन वो आउट ऑफ ऑर्डर कभी होगा, इधर 3 केसेस है। आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है उसका मतलब सीसी में क्या होता है, सीसीओडी में कि आपका सिक्योरिटी होता है उसके ऊपर बेस करके आपको लोन दिया जाता है, तो वो हो जाता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मतलब आपको सोचो 50 लाख का लोन है, जैसे टर्म लोन में क्या है कि एक साथ 50 लाख दिया जाता है, आप एक साथ 50 लाख ले लेते हो, आपको ईएमआई वाइज कि हर मंथ 50,000 या फिर 20,000 जैसे भी ईएमआई होगा उस हिसाब से आप। सीसीओडी में क्या होता है कि आपको ऐसा लाइक आप चाहो तो दे सकते हो बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसे ईएमआई में होता है कि मैंडेटरी है कि आपको हर महीने 16,775 रुपये ही देना पड़ेगा, सीसीओडी में ऐसा नहीं। सीसीओडी में क्या होता है कि आपको सोच लो 50 लाख का लोन दिया गया है तो आपका बैंक मतलब वो रहेगा। ठीक है। आप अगर चाहो तो उससे निकाल सकते हो, आप अगर चाहो तो नहीं निकाल सकते। तो वो जो आपका बैंक में है वो आप जब भी निकालोगे आप तभी क्या होता है कि जब भी आप पेमेंट करोगे ना तो उसमें क्या है कि आपको मेनली इंटरेस्ट देना ही होता है। ठीक है। फिर एक जो 7 साल 8 साल जो जैसा भी उसका आपका टर्म हुआ उस हिसाब से आपको एक बार में पेमेंट दे सकते हो या फिर आपके खुद के हिसाब से आप प्रिंसिपल दे सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट हर महीना देना ही पड़ता है। ठीक है। इसमें क्या बोला गया, या जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन, ये सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर आप पढ़ोगे बाद में। सैंक्शन लिमिट या फिर मतलब जो भी सैंक्शन लिमिट जितना लिमिट है आपको सैंक्शन किया गया है उसके ऊपर ही आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस हुआ सैंक्शन लिमिट या फिर ड्राइंग पावर से बट देयर आर नो क्रेडिट्स कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज एज ऑन द बैलेंस शीट, मतलब आप जो अकाउंट है उसमें आप कोई पैसा नहीं डाले, कोई क्रेडिट नहीं किया हो, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होते जा रहा है। ठीक है। फॉर 90 डेज एज ऑन द बैलेंस शीट। ठीक है। मतलब बैलेंस शीट डेट से 90 डेज तक, उसके पीछे जो 90 डेज है उसमें कोई क्रेडिट नहीं, या फिर क्रेडिट है बट नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब क्रेडिट तो है, जैसे सोच लो कि आपका इंटरेस्ट लगा है 100 रुपया लेकिन आप क्रेडिट किए हो 20 रुपया या फिर 80 रुपया, अल्टीमेटली क्या है वो मिनिमम इंटरेस्ट पे तक नहीं आ रहा है। ठीक है। मिनिमम इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही होगा ना, मिनिमम इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पा रहे हो तभी आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, और अगर आउट ऑफ ऑर्डर हुआ तभी तो सीसीओडी एनपी हो जाएगा। ठीक है। अकाउंट रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट, नॉर्मली क्या होता है बैंक पे जो बैंक मैनेजर या फिर बैंक के जो स्टाफ्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट डेट पे, जैसे देखो अभी क्या है कि जितना ज़्यादा एनपीए होगा उतना
एक बैंक का नाम खराब होता है, लाइक जो भी उसके ऑफिसर लोग हैं ना, जैसे कि ब्रांच मैनेजर हो गया, ये सब का उनका नाम खराब होता है कि भाई आपका बैंक में इतना ज्यादा एनपीए हो कैसा रहा है, ठीक है, आप क्या देख के नहीं पैसे डालते हो ऐसा। तो तभी क्या होगा, नॉर्मली ब्रांच मैनेजर लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं लाइक बैलेंस शीट डेट के करीब वो लोग देखते हैं जो भी एनपीए हुआ है ना उसमें मतलब फेक, कोई रियल में पैसा डाला नहीं है, लेकिन एंट्री कर देते हैं कि हाँ भाई पैसा आ गया। फिर 4-5 तारीख 6 तारीख के करीब वो क्या करते हैं कि उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब भी आपका बैलेंस शीट बन रहा है तभी ऐसा दिखा गया हाँ भाई एनपीए नहीं है उतना, लेकिन फिर वो रिवर्स कर दे, अल्टीमेटली तो जो एनपीए है वो तो अभी भी है, ठीक है। तो वही बात है। तो इसमें क्या बोला जाता है, अकाउंट रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट में क्या है कि ऑडिटर शुड एक्सरसाइज caution where borrower account show only a few credit entries, ठीक है, close to balance sheet date, as these may be attempts, as this may be attempt to mask financial weakness। जैसे मैं बोला कि एनपीए है लेकिन आप अकाउंट उसको क्रेडिट कर दियो, तो उस हिसाब से दिखा रहा है कि उसमें प्रॉपरली पैसा दिया गया है, ठीक है, वो एनपीए नहीं है, तो ये तो गलत है ना। इट शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए इफ डेटा इंडिकेट्स इनहेरेंट वीकनेस। ऑब्वियसली ऑडिटर मतलब सैंपल वाइज रिव्यू कर सकता है ट्रांजेक्शन को वो और ये सारे, और जैसा अगर एनपीए हो गया तो उस हिसाब से प्रोविजनिंग भी लगेगा, ठीक है। द ट्रांजेक्शन occurring immediately before and after the financial year end, checking whether they are connected or if they are reversed soon after year end, which could indicate an arrangement to temporarily keep the account being NPA, ठीक है। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस में क्या है कि दो तरीके की गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। उसमें क्या बोला है, इफ गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड एंड अकाउंट इज ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 days, तभी क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है उसमें क्या होगा, वो स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है, बट रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटीड है इसलिए ज्यादा सिक्योर माना जाता है रादर देन स्टेट गवर्नमेंट। उसमें क्या होगा कि रिस्क वाइज, ठीक है, रिस्क वाइज उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, मतलब कुछ तरीके होता है स्टैंडर्ड, उसके बाद सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। तो उसमें क्या होगा कि स्टैंडर्ड एसेट मतलब प्रॉपर अच्छा एसेट, ठीक है, लाइक उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात क्या है, क्योंकि वो पैसा नहीं आया 90 दिन तक, तो वो इनकम रिकॉग्निशन मतलब एनपीए में कोई आप इंटरेस्ट या फिर कोई भी आप चार्ज नहीं कर सकते हो, या फिर उसमें आप ले नहीं सकते पैसा, ठीक है, अनटिल अनलेस एनपीए रिकवरी हो जाए वो अलग बात है, तो आप चार्ज नहीं कर सकते। तो इनकम रिकॉग्निशन पर्पस में वो एनपीए हो जाएगा कि उसमें आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, बट रिस्क वाइज वो स्टैंडर्ड ही रखेगा कि हाँ भाई उतना रिस्क ही नहीं है कि मेरा पूरा पैसा डूबेगा नहीं, लाइक ऐसा नहीं होगा कि मेरा पैसा मिलेगा ही नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी जो भी एडवांसेस है उसमें क्या है कि एनपीए प्रोविजनिंग के लिए भी, कि एनपीए मतलब आप इसके बाद आप पढ़ोगे कि एनपीए में बहुत सारे जैसे सब स्टैंडर्ड हुआ, डाउटफुल हुआ, लॉस एसेट हुआ, उसमें अलग अलग टाइप के प्रोविजनिंग होता है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे। तो उसमें क्या है कि प्रोविजनिंग के लिए और इनकम रेगुलर दोनों के लिए ही अगर एडवांसेस 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हुआ तो उसको एनपीए क्लासीफाई किया जाएगा, प्रोविजनिंग के लिए भी और इनकम रिकॉग्निशन के लिए। पहले तो मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रात हो गया, ठीक है, इसलिए मेरा बार बार वो आ रहा है, सॉरी। हाँ, अभी क्या है कॉन्सेप्ट, ये मतलब क्या कि बहुत सारे लोन ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोन ऐसा होता है कि बहुत सारे बैंक मिलके, ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख पाऊँ, जैसे कि सोचो कि ये कंपनी है GS लिमिटेड, ठीक है, इसको चाहिए 100 करोड़ रुपया,
अभी क्या करेगा, अभी एक पर्सन के लिए, एक बैंक के लिए 100 करोड़ रुपया देना एक बड़ी बात हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली बैंक क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे करके ग्रुप बना लेते हैं कि इधर एक बैंक आया, सोचो आईसीआईसीआई, फिर कोटक, बजाज ने, कोटक, फिर एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, ये चारों बैंक मिलके एक कंसोर्टियम बनाते हैं, मतलब एक गिरोह बनाते हैं, सोच लो आप, ठीक है। तो एक गिरोह बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चारों मिलके इसको 100 करोड़, अभी ऐसा नहीं है कि ये चारों एकदम लाइक 20-20 करोड़ ही देगा, ठीक है, सेम वॉइस, ऐसा नहीं होता। सोचो कोटक दिया 10 करोड़, फिर कोटक और क्या था, पीएनबी दिया सोचो 20 करोड़, ये दिया सोचो 30 करोड़, एसबीआई, एक्सिस बैंक दिया सोचो 20 30 60, एक्सिस बैंक दिया सोचो 40 करोड़, नहीं 40 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया, एक्सिस बैंक ने दिया सोचो 30 करोड़, और कोई तो एक बैंक बोले थे ना, बोले सोचो और कौन होगा, एच डी एफ सी दिया 10 करोड़, 60 80 90 10 करोड़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली ये आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी आप बात कर सकते हो कि इसमें कौन से बैंक का सबसे ज्यादा चलेगा, जिसका पैसा सबसे ज्यादा लगा, ठीक है। तो it means advancing loan to a borrower by two or more banks jointly by forming a consortium. Joint appraisal, control and monitoring will facilitate for exchange and valuable information among the banks. ठीक है। Usually a bank with higher share will lead the consortium. Obviously ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि आप पैसा लगाया हो ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आप तो लीड करोगे। हाँ, ये क्वेश्चन आया है इस बार के मे वाले अटेम्प्ट पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड। ऑब्वियसली कि जब भी आप एनपीए कर रहे हो ना, तो आप बोरोअर वाइज करोगे, ना कि कोई लोन वाइज। मतलब क्या, सोचो ये जो गौरव है, ठीक है, गौरव का 2 लोन है, एक है होम लोन है, एक है कार लोन है। गौरव होम लोन तो प्रॉपरली दे रहा है, लेकिन कार लोन का ईएमआई 4 ईएमआई, मतलब 4 मंथ का, उसका ईएमआई माइनस हो, मतलब दे नहीं पाया। तो गौरव ऐसे बोर्ड, मतलब गौरव एनपीए बनेगा, ना कि होम लोन, गौरव का होम लोन एनपीए बनेगा। समझ में आया? सही। अच्छा, एक बात है कि ये है प्रोविजन, ठीक है, ये मैं आपको लाइक एक बोल दे रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रोविजनिंग होता है। सब स्टैंडर्ड एसेट में क्या है, मतलब एनपीए जब भी हुआ, कोई भी लोन जैसे ही एनपीए हुआ, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में क्या बोला गया है कि वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी तब तक आएगा जब तक उसका अप टू 12 मंथ नहीं हो। अप टू 12 मंथ मतलब अप टू 12 मंथ जब भी होगा, जब तक रहेगा, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा। उसमें प्रोविजनिंग कितना रिक्वायर्ड है, 15%, कि जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 15% आप प्रोविजनिंग करके रखो। उसके बाद डाउटफुल एसेट, मतलब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अगर वो 12 महीना रह गया, फिर क्या होगा कि अप टू 1 ईयर, मतलब सोचो कि एक 2025 को वो एनपीए बना, मतलब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, तो एक 2016 में, ठीक है, वो D1 बन गया, मतलब डाउटफुल वन में मतलब क्या, 25% सिक्योर्ड का जितना भी है उसका 25%, अनसिक्योर्ड का 100% प्रोविजन है। मतलब सोचो 1 करोड़ का लोन है जिसमें 60 लाख सिक्योर्ड है, 40 लाख अनसिक्योर्ड है, तो प्रोविजनिंग कितना बनेगा, प्रोविजन कितना बनेगा,
60 लाख इंटू 25% और 40 लाख इंटू 100%। समझ में आया? तो टोटल बनेगा 60 इंटू 25% 15 प्लस 40 इज इक्वल टू 55 लाख। ठीक है, तो टोटल इतना बनेगा। डाउटफुल टू कभी रहेगा? डाउटफुल अप टू 3 इयर्स तक रहेगा, कि 1 साल खत्म हुआ, 1 साल के बाद जो और 2 साल मतलब 3 इयर्स तक वो रहेगा ये 40% में। ठीक है, मतलब 1/1/2027 को वो डाउटफुल टू में आया, फिर डाउटफुल टू से 31/12/2028 तक वो रहेगा डाउटफुल टू में, मतलब 2 साल तक। 2 साल में क्या होगा? 40% सिक्योर्ड का और 100% अनसिक्योर्ड का। और डाउटफुल थ्री में रहेगा, मतलब डाउटफुल थ्री में मतलब जैसे ही आया तब तो 100%, मतलब आप लॉस कर दिए। ठीक है, मतलब 100% दोनों का, कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड जितना भी ऑप्शन है टोटल का 100%। सही है। लॉस एसेट में क्या होगा कि लॉस एसेट में ऐसा नहीं है कि इतना टाइम तक जाएगा तभी लॉस एसेट होगा। अगर कोई भी ऑडिटर हो गया या फिर इंटरनल ऑडिटर हो गया या फिर बैंक वाले खुद में अगर या फिर आरबीआई के इंस्पेक्शन में अगर लगा कि ये पैसा और नहीं आ पाएगा, ये पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तो आप लॉस एसेट कर देना, तो 100% प्रोविजनिंग आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो प्रोविजनिंग के और एक बार कर लेते हैं। स्टैंडर्ड और एनपी। स्टैंडर्ड में कोई भी नहीं, स्टैंडर्ड में सब ठीक। एनपीए में 3 भाग मतलब सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड में क्या क्या आएगा? सब स्टैंडर्ड में 15% 1 साल के लिए, एनपीए में अप टू 12 मंथ्स। ठीक है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 में क्या आएगा? डाउटफुल 1 में आएगा कि 25% प्रोविजन सिक्योर्ड का, 100% अनसिक्योर्ड का। डाउटफुल 2 में क्या आएगा? 2 साल के लिए रहेगा, 1 to 3 years। उसमें क्या होएगा कि 40% प्रोविजनिंग ऑफ सिक्योर्ड, 100% प्रोविजनिंग ऑफ अनसिक्योर्ड। और डाउटफुल 3 में 3 साल के बाद जितना भी वो डाउटफुल 3 में मतलब 100% मतलब 100% सिक्योर्ड का, 100% अनसिक्योर्ड का। accounts where there is a erosion in the value of security। थोड़ा पानी पी लूँ मैं। accounts where there is an erosion in the value of security मतलब क्या? ऐसा भी हो सकता है ना कि जो बॉर्डर ने सिक्योरिटी दिया है उसका वैल्यू अचानक से कम हो गया, या फिर बॉर्डर ने कोई फ्रॉड कम, तभी क्या होगा? इरोजन मीन्स ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या? लगातार लगातार होते रहा होता। और डिमिनिशन ऑफ समथिंग, मतलब डिमिनिशन मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, नॉट पुडेंट टू फॉलो स्टेजेस ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी एसेट क्लास जैसे ये 1 साल में ये होगा फिर उसके बाद वाला ये होगा, वो जो एसेट का जो क्लासिफिकेशन है, जो स्टेजेस है, वो फॉलो नहीं करते। इट शुड स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल या फिर लॉस एसेट एज फॉलोज। ठीक है, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज 50%। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 50% हुआ ऑफ द वैल्यू एसेस्ड बाय द बैंक एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, तभी क्या होगा? इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है, जो वैल्यू जो सिक्योरिटी का रियलाइज मतलब सिक्योरिटी अगर बेच लिया अभी कभी, तो जितना पैसा आएगा वो अगर 50% ऑफ द वैल्यू जितना आरबीआई एसेस किया है, ठीक है, या फिर बैंक एसेस किया है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, उससे कम हुआ, तभी क्या होगा? इट शुड बी रिकॉर्ड एज सिग्निफिकेंट, मतलब ये एक सिग्निफिकेंट माना जाएगा। और सच एनपीएस में बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल, मतलब अगर वो 50% ऑफ द वैल्यू एसेस बाय द जब भी एसेस किया गया है आरबीआई या फिर बैंक से, उसका अगर कम आया
तो उसी टाइम पे वो सिग्निफिकेंट भी हो जाएगा, उसी टाइम पे वो डाउटफुल कैटेगरी में भी आ जाएगा और प्रोविजन भी उस हिसाब से होएगा। और अगर सिक्योरिटी का वैल्यू अगर 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोअर अकाउंट से भी हो गया, मतलब जितना बोरोअर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसका भी कम हो गया, उसका 10% से भी कम हो गया, तभी उसको लॉस एसेट पकड़ा जाए। मतलब जो वो सिक्योरिटी है, जैसे कि सोच लो कि आप बोलो 50 लाख का लोन लिए हो, आप उसमें सिक्योरिटी दिए हो 40 लाख, लेकिन अचानक से वो जो सिक्योरिटी है उसमें कुछ खराबी आ गई या फिर कुछ हो गया, या फिर बॉर्डर ने ही कुछ फ्रॉड किया था जिससे वो सिक्योरिटी का वैल्यू सोच लो 40 लाख से घटकर हो गया है 50 लाख का लोन है, सोच लो 40 लाख से घटकर हो गया है 4 लाख, तभी क्या होगा, तभी 40 लाख का 50 लाख का लोन है, 4 लाख आप सिक्योरिटी देके कोई फायदा नहीं है, तो आप उसमें क्या कर लोगे कि उसको तभी के तभी लॉस एसेट में, मतलब वो सिक्योरिटी का कोई वैल्यू पकड़ोगे ही नहीं, डायरेक्टली आप लॉस एसेट में 100 के 100% आप प्रोविजनिंग कर लोगे। समझ में? इट मे बी रिटर्न ऑफ फुल और फुल्ली प्रोवाइडेड बाय द बैंक, मतलब प्रोविजनिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब 50% ऑफ द वैल्यू एसेट। देखो 50% ऑफ द, मतलब आरबीआई के बहुत सारे इंस्पेक्शन होता है बीच बीच में, या फिर बैंक जितना वैल्यू किया है वो सिक्योरिटी को, उसका अगर 50% हो गया सिक्योरिटी का रियलाइजेबल वैल्यू, तब क्या होगा, तभी आप डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा और उसको सिग्निफिकेंट पकड़ोगे, डिस्काउंट है सिग्निफिकेंट, और प्रोविजनिंग भी डाउटफुल एसेट के कैटेगरी के हिसाब से होगा। लेकिन अगर वो जो सिक्योरिटी का वैल्यू है वो अगर लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब जितना बोरोअर का अकाउंट में बाकी है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसका अगर 10% से भी कम हो गया, तभी आप डायरेक्टली वो जो सिक्योरिटी है उसको आप ये करोगे, खत्म करोगे, मतलब मानोगे ही नहीं, और आप लॉस एसेट में उसको डाल दोगे। ठीक है, सही। एडवांसेस अगेन टर्म डिपॉजिट, बहुत ज्यादा हो गया क्या? मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एडवांसेस अगेन टर्म जीरो। देखो अभी क्या है कि जो डिपॉजिट हो गया, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, केबीपी, आईबीपी, ये सारे हो गए ना, ये सारे बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड माना जाता है। ठीक है, इट नीड टू बी ट्रीटेड एज एनपीएस प्रोवाइडेड एडुकेट मार्जिन अवेलेबल इन द अकाउंट्स। सोचो कि आपका किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है 1 लाख का, ऑब्वियसली वो मार्जिन रख के आपका लोन देता है। नॉर्मली बैंक में क्या होता है कि एक सीबीएस पोर्टल होता है, उसमें क्या होता है कि सब कुछ ढाला होता है, लाइक बैंक का जितना भी डिटेल्स है वो सीबीएस पोर्टल से ही होता है। तो अभी क्या है कि उसमें आपका ऑलरेडी अकाउंट है कि भाई आपका फिक्स डिपॉजिट में आपका 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट है। जब भी आप लोन सैंक्शन करोगे ना, तो उसके अलावा आप लोन सैंक्शन कर ही नहीं पाओगे, आप 1 लाख के ऊपर लोन सैंक्शन कर ही नहीं पाओगे। उसमें भी मार्जिन है, सोचो 20% का मार्जिन, मतलब आप 80 लाख के ऊपर लोन सैंक्शन कर ही नहीं पाओगे उस बंदे। ठीक है, तो उसमें एनपीए करने का कोई दरकार है नहीं। ठीक है, अगर वो बंदा पैसा भी नहीं, अल्टीमेटली पूरा सिक्योर्ड है, 100% सिक्योर्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। RBI Master Circular provides detailed guideline for classification and income recognition when loans are affected by calamities. Bank can independently grant relief measures such as converting short-term production loan to टर्म लोन्स, या फिर रीशेड्यूलिंग, रीपेमेंट और गिविंग। अगर आपको मतलब पता नहीं आप लोगों को कितना नॉलेज होगा, जब भी कोविड का टाइम आया था ना, तो क्या हुआ था, मतलब बैंक लोग क्या कर रहे थे कि ईएमआई बंद कर दे रहे थे, लाइक आपको ईएमआई नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो लॉकडाउन कटा और थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो फिर से बैंक ने फिर से ईएमआई लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो जो बैंक का जो जैसे कि अभी नहीं देना पड़ेगा, बाद में दोगे, अभी 1 साल में नहीं देना पड़ेगा, दूसरे साल में दोगे, तो उस हिसाब से ठीक है वो बैंक कर सकता है, वो अपने मर्जी से। एडवांसेस टू स्टाफ, interest bearing staff advances given as banker are included in the bank's advances portfolio. For housing or similar staff loans where interest is payable after principal recovery, interest is overdue from the first quarter.
Such loans becomes NPS only when there is a default in paying principal installments or interest on due date. Staff advances given by the banks as an employer are shown as the other in the schedule of the other assets. ये बस आप पढ़ लो, मतलब इसमें मतलब क्या है कि इसमें मेनली बोला गया है कि जो भी स्टाफ एडवांस है उसमें हाउसिंग लोन भी होता है और अदर लोन भी होता है. Such loans become NPS only when there is a default in paying principal installment. Obviously NPA तभी होता है कि जब भी प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में या फिर इंटरेस्ट ड्यू डेट में पेमेंट नहीं होती है. ये अब मतलब पढ़ने में ऐसा कोई नहीं है. एग्रीकल्चर एडवांसेस. एग्रीकल्चर एडवांसेस दो तरीके के एग्रीकल्चर क्रॉप होते हैं, ठीक है. लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप और शॉर्ट ड्यूरेशन. लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब जो क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर है, और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं. अभी क्रॉप सीजन मतलब क्या? क्रॉप सीजन मतलब क्या? वो जो हार्वेस्टिंग से लेके जब तक वो जो क्रॉप है वो रेज नहीं हो जा रहा है, लाइक आप बीज बोने से लेके आपका जब तक वो गेहूं या फिर चावल कुछ भी हो वो क्रॉप उग नहीं जा रहा है, ठीक है, वो तब तक का जो पीरियड है उसको एक क्रॉप सीजन बोला जाएगा, ठीक है. अभी उसमें एनपीए कैसा होगा? एग्रीकल्चर एडवांस में एनपीए होगा कि द लोन विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरऑन रिमेन्स ओवरड्यू. मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल है या फिर इंटरेस्ट है वो ओवरड्यू रहा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में एक क्रॉप सीजन और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन, ठीक है. मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 1 साल और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीजन. 2 क्रॉप सीजन वो 1 साल मतलब 6 महीना 5 महीना 4 महीने कुछ भी हो सकता है, ठीक है. ये कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी और कुछ बाकी नहीं है. फिर ऑडिट ऑफ एडवांसेस इनकम ये सब देख लेंगे अगले वीडियो में. देखो तभी जब भी एनपीए का डिस्कशन हो रहा था मैं तभी आपको बोला था कि मेन मतलब 2 चीजें होता है, एक है सैंक्शन लिमिट, एक है ड्राइंग पावर. सैंक्शन लिमिट मतलब क्या होता है? वो टोटल एक्सपोजर ऑफ द बैंक होता है, ठीक है. टोटल कि वो पर्टिकुलर जो क्लाइंट है उसका सीसी हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया या फिर बैंक गारंटी कुछ भी लेके टोटल में उस बंदे को कितना पैसा दे सकता है. ऑल क्लियर? ड्राइंग पावर क्या होता है कि वो एक लिमिट लगा देता है कि जो भी फर्म या फिर कंपनी है वो वर्किंग कैपिटल के लिए उतना ही पैसा ले सकता है, ठीक है. ड्राइंग पावर कैलकुलेशन में आएगा, उसमें बाद में आएगा, बट यही है, ठीक है. सैंक्शन लिमिट मतलब टोटल एक्सपोजर, ड्राइंग पावर मतलब लिमिट अप टू विच वो जो फर्म है या फिर कंपनी है वो पैसा ले सकता है, ठीक है. बैंक का ड्यूटी क्या है? बैंक का ड्यूटी मेनली है कि बैंक को हर 3 महीने मतलब हर 3 महीने नॉर्मली बैंक देता है, लेकिन बैंक मस्ट इंश्योर दैट वर्किंग कैपिटल ड्राइंग्स आर सपोर्टेड बाय एडुकेट करेंट एसेट, ठीक है. मतलब आप जब भी आप करेंट एसेट मतलब ऑब्वियसली आप जो लोन दे रहे हो वो तो सिक्योर्ड किए हो आप करेंट एसेट या फिर स्टॉक या फिर डेटर्स ये सब देके, तो बैंक को ये इंश्योर करना होता है कि दैट वर्किंग कैपिटल ड्राइंग्स आर सपोर्टेड बाय एडुकेट करेंट एसेट with drawing power calculated from stock statement not older than 3 months. मतलब मैक्स टू मैक्स 3 months है जितना आप मतलब बाद में दे सकते हो. लाइक अगर आप अप्रैल में एक स्टॉक स्टेटमेंट दिए, अप्रैल मई जून जुलाई में आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा रिवाइज्ड, ठीक है. आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स आर बेस्ड ऑन ओल्डर स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड इरेगुलर. कि अगर आपका स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है या फिर आपका जो भी लोन दिए हो वो अगर बेस्ड है जो पुराने वाला स्टॉक स्टेटमेंट है उसके ऊपर, तभी ये इरेगुलर माना जाएगा, सही है. ऑडिटर कंसर्न क्या है कि ऑडिटर को स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न्स और जो भी बॉरोअर का सबमिशन होगा वो थोड़ी रिव्यू करना पड़ेगा, और अगर ऐसा कोई भी मैटर आया मतलब कुछ भी डेविएशन आया तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा. अच्छा, ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट हो? देखो मैं स्टॉक ऑडिट का पहले बोल दे रहा हूँ. स्टॉक ऑडिट क्या है कि अगर कोई भी पार्टी का
एक्सपोजर वो 5 करोड़ से ज़्यादा हुआ, लाइक पार्टी को लोन दे सकते हैं या फिर सीसी या फिर ओडी कुछ भी लोन दे सकते हैं 5 करोड़ के ऊपर, तभी स्टॉक ऑडिट होता है। ठीक है। कंसोर्टियम में क्या होता है, where the bank is not lead, the branches should obtain the stock audit report on the lead bank, मतलब जो भी लीडिंग बैंक है उससे स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट लेना होता है। ड्यूरिंग ऑडिट दिस रिपोर्ट्स मस्ट बी रिपोर्ट केयरफुली विद स्पेशल अटेंशन टू ऑडिटर्स कमेंट ऑन द सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड डीपी कैलकुलेशन। ठीक है, ये मतलब ठीक ही है। इसमें मेन पॉइंट है कि 5 करोड़ के ऊपर अगर होगा तो स्टॉक ऑडिट होएगा। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट होगा, स्टॉक पहले तो स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू ले, उसमें अनपेड स्टॉक को माइनस करो। अनपेड स्टॉक मतलब क्या, सन्टी क्रेडिटर्स हो गया या फिर एक्सेप्टेंस या फिर एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये सारे आप माइनस करो। ये माइनस करके जितना, ये फिगर अलग है, एग्जाम्पल है। फिर क्या है, ये पेड फॉर स्टॉक साइज, उसमें मार्जिन आप हटाओ, तो ये है स्टॉक का जितना आप दे सकते हो स्टॉक में। डेटर्स में क्या है, टोटल डेटर्स, वही इनएलिजिबल डेटर्स मतलब क्या, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि बोल दिया गया है कि 30 दिन के ऊपर, सॉरी 3 महीने के ऊपर जो भी डेटर्स होएगा उसको हम लोग इनएलिजिबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तभी क्या होगा, तभी आप कुछ कर नहीं सकते, तभी आपको डेटर्स से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबल है, उसमें मार्जिन घटाओ, मार्जिन मतलब स्टॉक से भी घटाओ और एलिजिबल मतलब एलिजिबल डेटर से भी घटाओ, तो ये होगा टोटल डीपी। ये मैक्सिमम हो गया। 1000 आपका स्टॉक मतलब सैंक्शन लिमिट हो सकता है, लेकिन 780 आप वर्किंग कैपिटल के लिए ले सकते हो। ठीक है। कंसोर्टियम में क्या होगा, डीपी एलोकेशन, लीड बैंक्स कैलकुलेट डीपी एंड शेयर विद मेंबर बैंक्स। स्पेशल केसेस एट बोरोअर रिक्वेस्ट डीपी शेयर फॉर ए मेंबर बैंक मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए जो डीपी का शेयर है वो या तो बढ़ सकते हैं या तो कम हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, एक है एडवांसेस कितने तरीके के होते हैं, फिर मेन हम लोग सीखे कि एनपीए का नॉर्म्स क्या है, कि टर्म लोन में अगर मोर देन 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू हुआ, और सीसीओडी में अगर आउट ऑफ ऑर्डर हुआ, और बिल्स में अगर ओवरड्यू हुआ मोर देन 90 डेज। सीसीओडी में क्या होगा कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट या फिर ड्राइंग पावर से ज़्यादा है कि नहीं, अगर कम है तो उसमें प्रॉपर क्रेडिट हुआ है कि नहीं, जो मीटअप कर सकता है डेबिट बैलेंस, डेबिट जो भी डेबिट हुआ है मतलब इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसको, और अगर प्रॉपर क्रेडिट भी हुआ तो वो मतलब क्रेडिट हुआ क्या नहीं पहला, और अगर क्रेडिट हुआ भी तो वो मीटअप कर सकते हैं क्या नहीं, डेबिट जो भी डेबिट चार्ज हुआ है उसको। ठीक है, और क्या क्या सीखे हम लोग कि कितने तरीके के सिक्योरिटीज होते हैं, और टीपी कैलकुलेशन कैसे होता है, सैंक्शन लिमिट क्या होता है, ड्राइंग पावर, प्रोविजनिंग हम लोग सीखे कि एनपीए में सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कितना प्रोविजनिंग होगा कि 15%, डाउटफुल में डाउटफुल 1 में होगा 25+100, डाउटफुल 2 में होगा 40+100, और डाउटफुल 3 में 100+100 लॉस सेटलमेंट। फिर इरोजन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी कि अगर 50% ऑफ द एसेट वैल्यू से और कम हुआ तो उसमें डाउटफुल कैटेगरी और उसको सिग्निफिकेंट पकड़ेंगे, और अगर 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ तो उसको हम लोग पकड़ेंगे क्या, तो हम लोग पकड़ेंगे लॉस एसेट। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त रहा। हम लोग इसके बाद वाला दिन से हम लोग पकड़ेंगे एडवांसेस, ऑडिट ऑफ एडवांसेस, फिर आएगा रेवेन्यू आइटम्स कि इनकम में क्या है, एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है, फिर ऑडिट ऑफ इनकम, फिर टेकआउट फाइनेंस, ये ऑडिट ऑफ इनकम के मतलब अंदर ही है, और लास्ट पेज में होगा ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस। मैं ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत अच्छे से लिखा हूँ। ठीक है, लाइक बहुत सजा के, तो आपको अगर पढ़ना होगा ना आप पढ़ सकते, ये ज़्यादा नहीं 19 पेज के करीब है। ठीक है, लाइक रियल में तो बुक में तो करीब 40-45 पेज के करीब होगा, और ये 100% कवर करता है इतना। ठीक है, इतना लाइक है कि 100% कवर करता है, तो आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, ये बहुत मतलब अच्छा खासा बनाया गया, तो आप देख सकते हो आप एक बार। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हो। बाय।